हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। नया वीडियो जो लूसेंट का ये हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें ये तीसरा चैप्टर है लूसेंट का यूनिट 3 से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ये लूसेंट के सीरीज का तीसरा चैप्टर है। हम लोग लूसेंट के इस तीसरे चैप्टर में एक ऐसे शहर के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो कि अभी तक के ज्ञात तथ्यों में ये पता चला है कि ये भारत की सबसे पुराना शहर है, यानी भारत की ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, या आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे पहला जो शहर है हमारे भारत का, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस शहर का पता चलने से पहले जो वैदिक सभ्यता थी, जब आर्य लोग आए और उन लोगों ने जो एक सभ्यता बनाई, उसका नाम था वैदिक सभ्यता, उसको ही हम लोग भारत की पहली सभ्यता मान रहे थे। परंतु बाद में जब खुदाई किया गया तो खुदाई होने के फलस्वरूप इतिहासकारों ने यह जाना कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता हमारे भारत में थी, और वो साधारण सभ्यता नहीं थी बल्कि बहुत बड़ा और बहुत विकसित सभ्यता थी। और उस सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ये हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये विश्व के 4 महानतम सभ्यताओं में से एक थी। यानी उस समय विश्व की जो 4 महानतम सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उस पूरे दुनिया के महान सभ्यताओं में से एक हमारा भारत का भी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता। या आप यूं कहिए कि उस समय में, प्राचीन काल में, जो पूरे दुनिया में शहर था, जो पूरे दुनिया में नामी गामी शहर था, उसमें हमारा भारत में भी एक बहुत नामी गामी शहर था। उस शहर का नाम क्या था? सिंधु घाटी। उस शहर का नाम क्या था? सिंधु घाटी। और ये बहुत विस्तृत सभ्यता थी, ये महान सभ्यता थी। उस समय की 4 बड़ी सभ्यताओं में से एक थी, या आप कह सकते हैं कि 4 बड़े शहरों में से एक थी। हालांकि ये सभ्यता कहा गया है क्योंकि कई शहरों का, नगरों का समूह है, इसीलिए इसको सभ्यता कहा गया है। ये सारा का सारा एक नहीं बल्कि कई नगरों का, कई शहरों का ग्रुप है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सभ्यता, यानी सिविलाइजेशन। तो इस प्रकार से यहाँ से अभी तक मैंने जो बताया है, इसमें से मान लिया जाए कि आपसे एक क्वेश्चन एराइज कर सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चलने वाली अन्य सभ्यताएं कौन सी थी, निम्न में से कौन सी थी? तो मान लिया जाए ये 4 ऑप्शन रहेंगे, इसके अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चलने वाली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये सही है। मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। अब जो अलग सभ्यता होगा वो आंसर में नहीं होगा। आपको ये यहाँ से एक परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो भारत का जो सभ्यता था, यानी हमारा जो भारत का सबसे पुराना शहर था, यानी वैदिक सभ्यता से भी पहले का जो शहर था, यानी आर्य के आने से भी पहले जो हमारे भारत में शहर बना हुआ था, एक बहुत सी बड़ी सभ्यता थी। उस सभ्यता का नाम आखिरकार ऐसा क्यों रखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता? ये घाटी शब्द क्यों लगाया गया और ये सिंधु शब्द क्यों लगाया गया है? इसका कुछ न कुछ तो रीजन होना चाहिए, इसका कुछ न कुछ तो कारण होना चाहिए। तो हम लोग उस कारण को जानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता इसी कारण से रखा गया है कि सिंधु नाम की एक नदी थी उस समय सिंधु घाटी एक नाम की नदी थी जो कि भारत के
ऊपर जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, इस प्रकार से ये नीचे होते हुए अरब सागर में गिर जाती थी। ये बड़ी सी एक नदी थी और चूंकि वो जो सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही सिंधु घाटी के जो शहर हैं वो प्राप्त हुए, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने शहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनमें से अधिकांश शहर जो पाया गया है वो सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। और यही कारण है कि इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कह देते हैं। जैसे अभी मान लिया जाए कि हम लोग का बिहार की राजधानी पटना, वो गंगा नदी के किनारे है। इसी प्रकार से जो है अन्य अभी भारत के बहुत सारे शहर हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हैं। तो ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसके अधिकांश जो शहर थे वो किस नदी के किनारे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी नदी के किनारे थे। सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोला जाता है, इसके किनारे थे। अब यही कारण था कि इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए, मैंने आपको ये समझा दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल। मैंने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाया है प्राग ऐतिहासिक काल। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे का मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री बोला जाता था, उसके जस्ट बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आद्य ऐतिहासिक यानी आधा, आद्य मतलब आधा इतिहास, पूरा इतिहास नहीं, आधा इतिहास। आधा इतिहास कहने का क्या अर्थ है? इतिहास होने का ये अर्थ है कि इसका लिखित है, लिखित प्रमाण है, लिखित प्रमाण है। तब फिर इसको इतिहास काहे नहीं बोलते हैं? तो बच्चों, इतिहास इसीलिए नहीं बोलते हैं कि उस चीज जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। लिखा हुआ है लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, तो इतिहास कैसे कहेंगे? आप ही बताइए, कैसे कहेंगे इतिहास? इतिहास तो उसको न कहते हैं जिसके बारे में लिखी हुई चीजों को पढ़ भी लेते हैं, आप पढ़ने के बाद हमें समझ में भी आ जाती है, तो उसको कहते हैं इतिहास। लेकिन यहाँ तो आधा इतिहास है भाई, लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तब पूरा इतिहास तो होगा नहीं। तो होगा क्या? तो आद्य ऐतिहासिक। यानी आद्य ऐतिहासिक के बारे में, ये प्रोटो हिस्ट्री के बारे में ये मेरा कहना है कि इसमें लिपि है, लिखा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण से कहते हैं इसको आद्य ऐतिहासिक, और इसी के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा हुआ चीज है, लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़िए नहीं पाते हैं। तब पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको समझेंगे नहीं, ना समझेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस कारण से ये इतिहास नहीं होके बन गया आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आता है कि भाई इसका रेंज कब से कब तक है? इसका जो रेंज है, इसका जो कालखंड है, वो कब से कब तक है? ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का रेंज बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग दिया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे भी किस प्रकार से दिया गया है, लेकिन अलग अलग लिखा है। कहीं कहीं लुसेंट में आपको 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व दिख जाएगा, कहीं कहीं आपको 2750 से 1750 दिख जाएगा। एक ठो सर्वमान्य काल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का, वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। तो आगे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किसके अनुसार क्या दिया गया है, थोड़ा सा अलग अलग। अभी नॉर्मली आप मान के ये चलिए, ये याद रखिए कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के जो काल है, इसको ही कहते हैं सिंधु घाटी
सभ्यता का काल। अब 1500 ईसा पूर्व के बाद जो समय आता है वो वैदिक काल के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आगे आप लोग 1500 ईसा पूर्व से उधर बैक में चले जाइएगा, 600 ईसा पूर्व वो वैदिक काल आएगा। हम लोग 2500 यानी ईसा के जन्म से 2500 साल पहले से लेकर 1500 साल पहले तक की जो कहानी है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए और भी नाम है, आपको ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, समझिए बातों को। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो काल था उसमें आपने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल में जब उसको हम लोग डिवाइड किए थे पाषाण युग के आधार पर, तो आया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और एक यहाँ पर हम लिखे थे उत्तर पाषाण काल, और उस उत्तर पाषाण काल का नाम दिए थे ताम्र पाषाण काल। क्या नाम दिए थे? ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल मतलब तांबे की खोज, तांबे के बारे में जानकारी मानव को प्रागैतिहासिक काल में ही हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक नया चीज आता है, ये तांबा तो पहले से पता था, तांबा के बारे में पहले से पता था मानव को, बाद में इसमें टीन को मिला के एक मिश्र धातु बन गया जिसको कांसा कहा गया। यहाँ से भी साइंस से क्वेश्चन पूछा करता है कि कांसा यानी कॉपर सा SN टीन, कांसा। तो कांसा में कॉपर और टीन मतलब तांबा और टीन को मिला के कांसा। तो तांबा और टीन को मिला के कांसा मिश्र धातु बनाना सीख गया था आदमी, और उस कांसा की खोज कर ली गई थी, और उस सब सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का प्रचलन हो गया। इसी कारण इसका एक और नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया इसका? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज युग। क्या पड़ गया नाम? ब्रॉन्ज युग यानी कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। तो आपने मैंने दो नाम बताया अभी तक आपको। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों? कालखंड पता है। दूसरा मैंने आपको बताया कांस्य युगीन सभ्यता। आप समझ गए होंगे कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में कि कांस्य युगीन सभ्यता कहते किसको हैं भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसा का प्रयोग होने लगा था ना, इसीलिए कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद इसका एक और नाम आता है। हम लोग अभी नामकरण पर जा रहे हैं। सबसे पहले नेमिंग करते हैं कि ये सिविलाइजेशन का नाम क्या क्या चीज है, उसके बाद फिर और फंडामेंटल चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ गया। अब ये हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा भाई, इसके बारे में समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसीलिए नाम पड़ा कि देखिए इतिहास का प्रचलन रहा है, इतिहास का प्रारंभ से ही प्रचलन रहा है इतिहासकारों का कि यदि किसी स्थान की खुदाई की जाती है और खुदाई के फलस्वरूप कोई पहला स्थल जो मिलता है उसका जो नामकरण किया जाता है, उसी के आधार पर उसका मतलब बेस तैयार हो जाता है और वो पूरे चीजों को उसी नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कोई अगर मान लिया जाए कि माँ बाप है और उसका जो पहला बेटा होता है, प्रायः अधिकतम दिनों तक लोग पहला बेटा या बेटी के नाम से ही उसके माँ बाप को जानते हैं। माँ बाप का एक अलग नाम भी होता है, तो अलग नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन एक अलग से भी नाम उसके अपने बड़े बेटे के अनुसार भी चलना चालू हो जाता है, या जो पहला बच्चा उसके अनुसार। तो यहाँ पर यही कहानी होती है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये क्या होता है कि हड़प्पा नामक का जो शहर है, ये हड़प्पा नाम का जो शहर है, ये हड़प्पा नाम का शहर सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज प्रारंभ की जाती है जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में, तो पहला जो शहर मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका नाम रख दिया जाता है हड़प्पा। उसका नाम क्या रख दिया जाता है? हड़प्पा। और ये नाम इतना अधिक प्रचलित हो जाता है
कि बाद में इसी नाम के अनुसार इस सभ्यता का नाम पड़ जाता है और हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि हड़प्पा खुदाई से प्राप्त पहला शहर, क्योंकि हड़प्पा खुदाई से प्राप्त पहला शहर है, यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ जाता है? हड़प्पा। तो अभी तक आपको मैंने 3 चीज बताया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा, दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता क्यों नाम पड़ा, तीसरा हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा। और अब आगे का स्टेप देखिए क्या होता है कि आगे इनका एक और नाम से प्रचलन इस सभ्यता का हो जाता है और वो होता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या हो जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नाम आखिर क्यों पड़ गया होगा। तो ये नाम इसीलिए पड़ गया कि ये जो है, आप ये सरस्वती के बारे में समझ रहे हैं। सरस्वती एक नदी का नाम है, गंगा यमुना सरस्वती, समझ रहे हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती एक सॉन्ग भी है। तो ये सरस्वती एक नदी का नाम है और चूंकि उस समय जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जब खुदाई किया गया तो इसमें जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें बहुत सारे स्थल ऐसे भी हैं जो कि मैंने क्या बताया आपको कि अधिकतम जो शहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे है, मगर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शहर सिंधु नदी के ही किनारे हैं। तब तो जीके आसान हो जाता, हम आराम से सबका सिंधु सिंधु मार देते, लेकिन ऐसा नहीं है क्या? अधिकतम शहर सिंधु नदी के किनारे है, मगर कुछ शहर ऐसे भी हैं जो अन्य नदियों के किनारे हैं, मगर उसमें से ज्यादातर बहुत सारा शहर सरस्वती नदी के किनारे है। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और इस कारण से इसका एक और नाम प्रचलित हो गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या नाम प्रचलित हो गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो बच्चों मैंने आपको 4 नाम बताए। सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल कितने नाम मैंने आपको बताए? 4 नाम बताए। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रॉन्ज का प्रयोग होने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता, पहला शहर हड़प्पा होने के कारण हड़प्पा सभ्यता, और सरस्वती नदी के किनारे भी होने के कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये इसका नेमिंग किया गया है, इतिहासकारों ने ये इसका नेमिंग किया है। सबसे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता की नेमिंग आपको बता दिया हूँ, इसका कालखंड बता दिया हूँ। अब मैं इसके आगे कुछ और भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ बात जो परीक्षाओं में आया करते हैं, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको टेकअप करते हैं। तो इसमें से पहला जो देखिए क्वेश्चन है एक कि आद्य ऐतिहासिक काल का जनक किसको माना जाता है, यानी फादर ऑफ प्रोटो हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, फादर ऑफ आद्य ऐतिहासिक काल, यानी आद्य ऐतिहासिक काल के पिता, आद्य ऐतिहासिक काल के जो जनक हैं वो किन्हें माना जाता है? तो चूंकि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुआ था उसमें हेड कौन थे, तो जॉन मार्शल साहब थे। कौन थे? जॉन मार्शल साहब। तो जॉन मार्शल साहब जब हेड हैं तो बताइए वही तो इसके जनक होंगे ना, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आती है और सिंधु घाटी सभ्यता के हेड हैं जॉन मार्शल। तो और आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन हो गए? जॉन मार्शल। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन हो गए? जॉन मार्शल। जनक कौन हो गए? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल एक्चुअल में थे कौन भाई? तो पूरा तत्व विभाग के हेड होते, यानी पूरा तत्व जो विभाग था, खोज करने के लिए जो पूरा तत्व विभाग था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो थे वो कौन थे? जॉन मार्शल साहब। तो जॉन मार्शल साहब को आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जनक जॉन मार्शल साहब थे। हेड का तो नाम चलेगा ही। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है।
नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो भाई जो जॉन मार्शल थे हेड, उन्होंने ही तो नामकरण किया इसका। हेड ही तो नामकरण प्राय करते हैं, तो नामकरण भी क्यों कर दिए? जॉन मार्शल साहब। हमारे पास दो चीज आ गया, जनक भी जॉन मार्शल साहब, नामकरण भी किए जॉन मार्शल साहब, दो चीज हो गए। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो देखिए, जानकारी तो कोई और भी देता है, काम कोई और शुरू करता है, जानकारी कहीं से कोई पत्रकार को कुछ अलग से जानकारी दे देता है। तो जॉन जानकारी देने वाला तो अलग है, वो जानकारियां इकट्ठा करता है, काम कुछ और कोई और डिपार्टमेंट करता है। कहीं कहीं से आजकल देखते हैं मीडिया वाला जानकारी दे देता है, पत्रकार जानकारी देता है, मैसेंजर जो होता है वो जानकारी दे देता है। यानी कहने का अर्थ हमारा ये है कि जानकारी देने वाला अलग हो, खोजने वाला अलग। तो खोजने वाले में तो जॉन मार्शल साहब का नाम आ गया। अब भाई एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया? तो जानकारी दिए थे कौन? चार्ल्स मेसन साहब दिए थे। कौन दिए थे? चार्ल्स मेसन साहब जानकारी दिए थे। और ये सारे नाम इंडियन नहीं, अलग ढंग के लग रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा एक्सपर्ट थे खोजाई करने में, तो इसलिए उन्हीं सब का नाम है यहाँ पर। तो चार्ल्स मेसन साहब 1826 ईस्वी में सबसे पहले जानकारी दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और उन्होंने लिखा, वो एक्चुअल में लग रहा है कि पत्रकार थे। देखिए, एक पत्रिका का नाम आता है नैरेटिव ऑफ ए जर्नी। नैरेटिव ऑफ ए जर्नी, पत्रिका का नाम बोलिए, नैरेटिव ऑफ ए जर्नी। तो नैरेटिव ऑफ ए जर्नी में जो पत्रिका उन्होंने निकाला है, उसमें उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी। अनुमान लगाया कि इस स्थान पर ये एक शहर है, मौजूद है, शहर हो सकता है। बाद में ये लोग गए, जॉन मार्शल साहब खुदाई करना प्रारंभ करवा दिए। तो सबसे पहले जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन साहब। और किस पत्रिका में? तो नैरेटिव ऑफ ए जर्नी। नैरेटिव ऑफ ए जर्नी। आपको याद रखना है कि जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन साहब। हेड कौन थे खोज करने वाले? तो सॉरी, जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मेसन साहब। और हेड कौन थे? तो जॉन मार्शल साहब। जनक किसको कहा जाता है? जॉन मार्शल साहब को। जानकारी कब मिली? 1826 में। जानकारी कब मिली? 1826 में जानकारी मिली। अब ये पत्रिका अगर पूछ दे कि कौन पत्रिका में दिया गया, तो खट से बोलेंगे कि नैरेटिव ऑफ ए जर्नी। नैरेटिव ऑफ ए जर्नी। अब देखिए, एक और चीज है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिला पहला शहर कौन सा है? ये आपको पहले से ज्ञात है कि पहला शहर हड़प्पा है, और उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। अब नेक्स्ट है कि हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? हड़प्पा की जो खुदाई है वो किसके नेतृत्व में की गई? अलग अलग शहर का अलग अलग होगा, हेड तो एक अलग हो जाएगा, फिर अलग अलग शहर का अलग अलग जगह का अलग अलग होगा। तो हड़प्पा का खुदाई किया गया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी का। मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया राखाल दास बनर्जी। जैसे पूरे डिपार्टमेंट का कोई एक हेड होता है, हेड ऑफ आर्कियोलॉजी का थे जॉन मार्शल साहब। फिर वो अलग अलग शहरों में खोजने के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों को लगाएंगे, और वहां एक मेन होगा। तो यहाँ पर जो हड़प्पा का हुआ उसमें थे दयाराम साहनी। हड़प्पा में दयाराम साहनी, यानी सबसे पहला शहर में दया जोड़ दीजिए। पहला बार दया, पहला बार दया। हड़प्पा सबसे बड़ा दया, सबसे बड़ा दया, पहली बार दया। पहली बार क्या हो गया? दया। सिंधु घाटी में पहली बार दया, तो दयाराम साहनी। दूसरा मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने की 1922 में। एक सीरीज एकदम एक साल का अंतर है, ये 1921 में और ये 1922 में। अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। कब किया? ठीक है, 1921 में। अब बताइए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। और कब किए? तो जस्ट एक साल बाद 1922 में। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर इसमें ये वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है। और आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? या जनक जॉन मार्शल साहब। इसको भी आप ढंग से याद रखिए। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ जानकारियां थी, ये नामकरण था, ये सभ्यता, उसके पैरेलल में चलने वाली सभ्यताएं कौन सी थी, ये चीज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं काल निर्धारण कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारित इतिहासकारों ने किया है वो अलग अलग इतिहासकार के द्वारा अलग अलग दिया गया। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत होने का एक्चुअल कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो रीजन यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, जो भी लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी मोटा मोटी यही कह सकते हैं कि उसका लिखित प्रमाण ही नहीं है। अब लिखित प्रमाण नहीं है तो पुरातात्विक साक्ष्य जो खुदाई के फलस्वरूप मिलता है उससे अनुमान लगाया जाता है, उसका कार्बन डेटिंग विधि द्वारा एज निर्धारित किया जाता है या कोई और विधि द्वारा उसको जो है उसका उम्र आंका जाता है और उसके आधार पर अलग अलग मत दिए जाते हैं। और यही सब कारण है कि जो है अलग अलग चीजों का थोड़ा अलग अलग मान लीजिए उम्र होगा, अलग अलग जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे उनका जो आकलन किया जाएगा वो अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग टाइम का होगा। इस कारण से जो है इसका अलग अलग उम्र भी आ जाता है। तो यहाँ पर काल निर्धारण का मेन रूप से पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है। यही कारण है कि इसका टाइम पीरियड जो है इतिहासकार द्वारा अलग अलग आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ को मैंने लिस्टेड किया है जो कि पूछता है एग्जाम में। जैसे जॉन मार्शल साहब जो पुरातात्विक साक्ष्य के हेड थे, उन्होंने जो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारित किया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। कब निर्धारित किया? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल साहब ने निर्धारित किया। और ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि जॉन मार्शल साहब के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो हमारा आंसर होगा कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। तो आपको एक चीज तो याद हो गया, एक चीज इसको ध्यान में रखना है कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य के जो हेड थे जॉन मार्शल साहब, उन्होंने क्या उम्र आकलन किया सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या कालखंड निर्धारित किया है। तो 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक का टाइम पीरियड उन्होंने बताया है। अब दूसरा एक अलग से क्वेश्चन पूछा करता है एग्जाम में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये डीपी अग्रवाल साहब जो थे, डीपी अग्रवाल साहब जो थे इनके अनुसार इसका कालखंड क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है ये डीपी अग्रवाल साहब के अनुसार क्या है। और ये वाला जो उम्र निर्धारित किया गया है ये कार्बन 14 पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया। और यहाँ एक अलग से इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा करता है कि डीपी अग्रवाल साहब के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र सीमा क्या है, या इसको ऐसे पूछ सकता है कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है। तो कार्बन 14 पद्धति देखिए एक ऐसी पद्धति होती है जिसके द्वारा कि जीवाश्मों का, पुराने चीजों का उम्र निर्धारित किया जाता है। जितना कम कार्बन की मात्रा होगी वो उतना ही अधिक प्राचीन माना जाएगा। ये एक विशेष तकनीक होती है वस्तुओं को, पुरातात्विक चीजों का उम्र आकलन करने का। कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 सिस्टम होता है एक अच्छा। तो ये डीपी अग्रवाल साहब जो थे इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का उम्र निर्धारित किया गया है वो 2350 ईस्वी से लेकर 1750 बीसी तक, यानी 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी मोटा मोटी बोल सकते हैं। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750, ये था 2750, ये है 1750। जॉन मार्शल साहब 3250 से लेकर 2750 तक गए और ये भाई साहब डीपी अग्रवाल जो थे ये 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक गए। और यही कार्बन 14 पद्धति का अनुमानित सिंधु घाटी सभ्यता का उम्र है। अब लेकिन मुख्य रूप से जो प्रायः हम लोग ध्यान में रखते हैं कि 2550 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो अब ये सारे चीजों को आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। और परीक्षा में जब
क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आता है, उसका कालखंड किस प्रकार से पूछा जाता है, इनमें से कोई एक मैच कर जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर काल कब से कब तक माना जाता है, तो यहाँ देखें कि काल माना जाता है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, 2350 बीसी से 1750 बीसी, 2350 बीसी से 1750 बीसी। किस पद्धति के अनुसार, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। कार्बन 14 पद्धति यानी डीपी अग्रवाल साहब 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। अब यहाँ से एक अलग क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई कार्बन 14 पद्धति जो था, इस विधि का समर्थन किसने किया। सिंधु घाटी की उम्र का आकलन करने में कार्बन 14 पद्धति का समर्थन किसने किया, तो ये किए थे डीपी अग्रवाल साहब। कौन किए थे, डीपी अग्रवाल साहब। आपको दो नाम इसमें एक मैंने बताया, एक जॉन मार्शल साहब, एक डीपी अग्रवाल साहब। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750, डीपी अग्रवाल के साहब के अनुसार 2350 से 1750, और मेनली मुख्य रूप से नॉर्मली जो रखते हैं वो 2550 बीसी से 1750 बीसी, या बोल सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ये भी याद रखते हैं। या लूसेंट में दिया है 2400 ईसा पूर्व से 1700। तो आप ये सारे चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब जो है, अब इसका हम लोग जो है उत्पत्ति का सिद्धांत थोड़ा सा देखते हैं। चलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत समझाते हैं, और इससे पहले आपको जो है अपने उत्पत्ति का सिद्धांत भी समझा देते हैं कि आपको मुझे इस चीज को पढ़ाने में मजा तभी और ज्यादा आएगा जब नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने ज्यादा इंक्रीजमेंट होंगे। यानी मेरी उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ते रहना चाहिए। यदि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ते रहेगा, मेरे वीडियो जिसको पसंद आए लाइक करते रहेंगे, तो मुझे एक मनोबल बहुत ज्यादा जागृत हो जाएगा। और टीचर के अंदर क्या होता है कि एक चीज होता है, क्या होता है कि सामने में यदि मान लिया जाए 5 बच्चे हैं तो पढ़ाने में वो क्यूरियोसिटी नहीं आ पाता है। अगर सामने में 50 बच्चे हो तो वो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाता है, और यदि सामने में 500 बच्चा हो तो और ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। तो मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ लाइक्स आप बढ़ाइए, जितना स्पीड में बढ़ाइए आपको मैं उतना बेहतरीन रूप से टॉपिक प्रदान करता रहूंगा। ये मेरा 100% दावा है, और बढ़ेगा भी, और आपको पसंद भी आएगा, आप समझिएगा भी। और इस चैप्टर जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूँ, इसका हीरो बन जाइएगा आप। लेकिन आपको क्या करना है कि जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना ही मैं पढ़ाता हूँ, उसको आप आत्मसात करते चलिए। आत्मसात करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसके हीरो बन जाइएगा। ऑटोमेटिक आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, सारा कॉन्सेप्ट मैं उतार के रख दूंगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आपको एक कहानी की तरह लगने लगेगा। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के सिद्धांत पर। तो सिंधु घाटी के उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये भी चूंकि पुरातात्विक साक्ष्य से सारा चीज प्राप्त हुआ है, तो पुरातात्विक साक्ष्य से जब कोई भी चीज प्राप्त होगा तो वो अनुमान पर आधारित होगा। यानी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीजें जो है वो अनुमानित है। साक्ष्य के आधार पर उसका क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो साक्ष्य पर जब अनुमानित है, तो अनुमानित जब ऐसे चीज अनुमान लगाए जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक मत तो होगा नहीं। अरे भाई, एक मत किसका होता है, जिसका कि एकदम पुख्ता सबूत आ जाता है, वो एक मत होता है। जैसे मान लिया जाए कि मैं टीचर हूँ, इसका पुख्ता सबूत है तो टीचर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ तो इसका पुख्ता सबूत है तो डॉक्टर हूँ। दूसरा मत तो होगा नहीं। तो यहाँ पर है कि इसके उत्पत्ति के निर्माण के भी एक सिद्धांत तो है नहीं। सिद्धांत यहाँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 का डिस्क्रिप्शन किए हैं। 2 सिद्धांत मुख्य रूप से माने जाते हैं। मेनली 2 सिद्धांत है, एक विदेशी मत और दूसरा देसी मत या स्थानीय मत बोल सकते हैं आपको, उस जगह का मत, यानी हमारे भारत का मत, हमारे भारत का मत। और ये हो गया विदेशी मत, यानी कि भारत से बाहर का मत।
ये दो टाइप के इसके उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेश वाला कुछ और कहता है, भारत वाला कुछ और कहता है, ये अलग अलग सिद्धांत है। तो देखिए ये विदेश वाला जो मत है, इसमें कौन है समर्थक, इसके जॉन मार्शल साहब हैं, पुरातत्व विभाग के हेड थे। और आप जान रहे हैं कि ये जॉन ऐसा शब्द क्या भारत में लगता है क्या? नहीं न लगता है। ऐसे नाम भारत में नहीं होते हैं बच्चों, ऐसे नाम तो विदेश में ही होते हैं। तो ये विदेशी मत के समर्थक कौन है? जॉन मार्शल साहब। अब यहाँ पर आइए स्थानीय मत में, तो देखिए राखाल दास बनर्जी। आप जानते हैं कि हमारे जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहां पर लोगों का नाम में बनर्जी, मुखर्जी, इस प्रकार के सरनेम कहाँ लगते हैं? वेस्ट बंगाल में लगते हैं ना। तो ये तो भारतीय है, ये क्या है? भारतीय। तो भारतीय जो थे वो स्थानीय मत, इसका समर्थन किसने किया? भारतीय राखाल दास बनर्जी। विदेश वाला है तो इसका समर्थन विदेश वाला करता है जॉन मार्शल साहब, जो पुरातत्व विभाग के हेड हैं। पुरातत्व विभाग के क्या है? ये हेड है, आद्य ऐतिहासिक काल के जनक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक है। तो ये दो मत है, दो मत, विदेशी मत और स्थानीय मत। तो ये विदेशी मत जो है, ये विदेश का जो मत है, ये फॉरेन का जो मत है, ये क्या कहता है कि इसके अनुसार है कि विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता जो सुमेरिया की सभ्यता थी, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है, हमारा भारत सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ, और इधर से कुछ यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, जिसको कि सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसी के पैरेलल में चलने वाली सभ्यताएं मानी जाती है। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें सुमेरिया नामक शहर था, तो इसको सुमेरिया की सभ्यता भी बोली जाती है। तो ये सुमेरिया की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, ये जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि भाई ये जो सुमेरिया की सभ्यता के लोग थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर जो सुमेरिया सभ्यता के लोग थे, यहाँ से लोग चलकर यहाँ पर भारत में आते हैं और यही सिंधु घाटी सभ्यता के शहर का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से ये जॉन मार्शल साहब का दावा है कि सुमेरिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, उसी से हमारे भारत का सबसे पुराना शहर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। अब राखाल दास बनर्जी कहते हैं नहीं, ये गलत बात है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? इनका कहना है, राखाल दास बनर्जी साहब का, कि नहीं, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हमारा बनाया हुआ है, इसका निर्माण हम ही किए हैं, इसका निर्माण भारतीय किया है, ये सुमेरिया उमेरिया वाला नहीं किया है, समझे? ये सब आप हटाइए बात, निर्माण हम लोग खुद किए हैं, हम लोग अपने से जो निर्माण किए हैं, हम लोग अपने से सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए हैं, समझे? मार्शल साहब को कहते हैं नहीं, गलत बात है, आप ऐसा मत बोलिए। इसका निर्माण जो है ना, भारत का जो सबसे प्राचीन शहर है, जो सबसे पुराना शहर है, इसका निर्माण हम ही लोग किए हैं, ये द्रविड़ वासी ही किए हैं, द्रविड़ जाति के लोग ही किए हैं। भूमध्य सागर यहाँ के जो निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी, वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय ही माने जाते हैं, इसका निर्माण तो हम ही लोग किए हैं। राखाल दास बनर्जी ये बात कहते हैं, और जॉन मार्शल साहब कहते हैं नहीं, इसका निर्माण सुमेरिया वाला किया, मेसोपोटामिया वाला किया है। बस यही बात है। आपको क्या करना है, दोनों का विचार याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से दोनों याद रख लीजिए। आप याद रख लीजिए कि विदेशी मत का समर्थक जॉन मार्शल साहब, और इसके अनुसार सुमेरिया की सभ्यता से जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। एक दूसरा अपना वाला बात याद रख लीजिए, ये महान बेचारा, ये कितना महान थे बताइए, मोहनजोदड़ो का खोज किए थे ना, मोहनजोदड़ो जैसे शहर को उत्खनित करने वाले ये महान व्यक्ति थे, तो इसका हम बात कैसे नहीं मान लेते हैं। ये राखाल दास बनर्जी साहब जो है, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कौन किया? भारतीय ही किए, द्रविड़ जाति के लोग किए। अब कुछ लोगों का मत ये भी है कि आर्य जो है उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, लेकिन ऐसे मान्यता को प्राय लोग खारिज कर देते हैं, क्योंकि या आर्य यदि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए तो फिर वैदिक सभ्यता का निर्माण क्यों किए? अब सोचिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे परीक्षाओं में, आगे हम पढ़ेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, इवन कहा जाए तो अभी से ज्यादा विकसित थी।
अभी हम लोगों का शहर जितना अच्छा विकसित है ना, इससे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म वहां तैयार किया गया था, ज्यादा बेहतरीन बेसिक फंडामेंटल रिसोर्सेज था, नालियां थी, शहर का कंस्ट्रक्शन अच्छा था, सड़कें एकदम ग्रिड पद्धति में इस टाइप से चौकोर टाइप से घर बनाया हुआ था, एकदम घर के चारों ओर सड़कें का व्यवस्था किया हुआ था, बेहतरीन सुदृढ़ नालियां थी। तो इतनी अच्छी सभ्यता का यदि आर्य पहले निर्माण कर चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप ही बताइए कि बाद में वो वैदिक सभ्यता में जब आए तो गांव का निर्माण कर देंगे? नहीं ना करेंगे। अरे आदमी गांव से शहर की ओर जाता है, शहर से गांव की ओर नहीं आता है। ये उल्टा पुल्टा टाइप का बात लगता है, और यही कारण है कि सिंधु घाटी का निर्माण आर्य ने किया है, ऐसे मत को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के क्रम में विदेशी मत और स्थानीय मत क्या है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है, कौन कौन सिद्धांत दिया। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जॉन मार्शल साहब के अनुसार किसने निर्माण किया, खट से बताइए, सुमेरिया की सभ्यता से। बोलेगा राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कौन किया है, तो खुद हम लोग किए, भारतीय लगा दीजिए। अब कितने मत माने जाते हैं, तो 2 गो, प्राय ये दोनों एग्जाम में पूछ सकता है, ये जॉन मार्शल साहब वाला मत और राखाल दास बनर्जी वाला मत, और इसको मैंने जो है सो समझा दिया है। अब इसके आगे कुछ और चीज को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक्चुअली क्षेत्रफल क्या था। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित और विस्तृत सभ्यता थी। ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जो है भारत पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं उसी का बात करते हैं, उसके आगे का जो क्षेत्र है उसको छोड़ ही देते हैं लगभग। तो उसी का जो क्षेत्रफल है, देखिए बच्चों, अभी जो है हम लोगों का जो भारत है उसका लगभग क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर के लमसम है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। एक मोटा मोटी आपको समझाने के लिए हम बताएं, ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख यानी 12,99,000 समथिंग है। डाटा एक्यूरेट थोड़ा देख लीजिएगा कि 12,99,000 करके कुछ है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। अब इतने बड़े एरिया का आकलन किसने किया था, ये अलग से क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका सबसे पहले इस क्षेत्रफल का अनुमान किसने लगाई, किसने बताया कि इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये कनिंघम साहब बताए थे। कौन बताए थे? कनिंघम साहब बताए थे। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल हम आपको समझा दिए, उत्पत्ति का सिद्धांत समझा दिए, कालखंड समझा दिए, नामकरण। अब बोलेगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था, तो 13 लाख किलोमीटर। कांस्य युगीन सभ्यता जो थी उसका क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नामकरण से सबसे रिलेट करके आप सबको चीजों को समझिए, अच्छा से रिपीट करके चीजों को देखिए बार बार, जिससे आपको एकदम 100% समझ में आ जाए। उसके बाद भी आप अलग से जो है लुसेंट का सपोर्ट लीजिए, चीजों को बारीकी से धीरे धीरे पढ़िए। खान सर का वीडियो देखिए, या आपको जो भी मनपसंद अच्छा वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, मेरा भी देखिए। उसके बाद जो है आप ढंग से पढ़ाई कीजिए, और हमको प्रमोट करने के लिए आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को बताइए कि विजय सर का जो है स्टडी चैनल चल रहा है, विजय सर स्टडी वर्ल्ड, और उसको सब्सक्राइब करवाइए, उसको लाइक, अपना अगर अच्छा लगे तो लाइक करें बच्चों। इस प्रकार से जो है मेरा भी चैनल को प्रमोट कीजिए, और अपना पढ़ाई को खास करके फोकस करके आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है जिसमें आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। यदि आप मन लगाकर पढ़िएगा तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। यदि आप मन लगा के चीजों को पढ़ें तो सफलता भले एक बार न मिले, 2 बार न मिले, 3 बार न मिले, चौथी बार न मिले, लेकिन जब 5वीं बार मिलेगी तो धड़ल्ले से कई सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग मानचित्र के सहारे से देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो है ये मानचित्र के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बारीक से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और सब चीज आपको A to Z हम समझाते हुए चलेंगे और इसका हम एक्सपर्ट आपको सिंधु घाटी सभ्यता का बना के रख छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है अब आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम फॉर नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।